स्वागत है आपका। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से लेकर अब पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है, प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है, कैबिनेट की मुहर इस पर लगी है और ऐसे में राज्यपाल के पास प्रस्ताव को भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। महेंद्र सिंह सिसोदिया साथ में बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार ने इस पर मुहर लगाई है कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, टाले जाएंगे। राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यपाल की मुहर के बाद में अधिसूचना स्टेट इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन सरकार की तरफ से मुहर लग गई है। और करेंगे राकेश चतुर्वेदी का, भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अब सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई अधिसूचना, किस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अब तक की? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है अब तक की, और खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया है, जो तैयारी में जुटे हुए थे 6 जनवरी को अपने पक्ष में मतदान कराने की। तो सीधी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है स्थगित हो गए हैं, हम कह सकते हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग है वो इस पर अंतिम मोहर लगाएगा, लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक की बात करें तो उस बैठक में इस बात पर मोहर लग गई है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। अब हम आगे की प्रक्रिया की बात करें दर्शकों के लिए कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सरकार ने अपना जो फैसला है वो राज्यपाल के पास सरकार भेजेगी, और जैसे ही राज्यपाल के उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर होंगे, मध्य प्रदेश में 2019 की पंचायतों में स्थिति निर्मित हो जाएगी। यानी 2019 का वापस से परिसीमन, 2019 का वापस से आरक्षण, और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अभी चुनावी कार्यक्रम जारी किया है वो 2014 की स्थिति में किया है। 2014 का परिसीमन, 2014 का आरक्षण, और आरक्षण की हम बात करें पूरी हमको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए जाएंगे। कैबिनेट की मुहर इस पर लग गई है, राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा गया है। राकेश जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि राज्यपाल के पास अब प्रस्ताव भेज दिया गया है और ऐसे में इस पर मुहर लगना सिर्फ बाकी है। मुहर लगने के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आधिकारिक रूप से अब निरस्त कर दिए जाएंगे। कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट में तमाम मंत्रियों ने, शिवराज सिंह ने, सीएम ने स्वयं ने इस पर मुहर लगाई है और ऐसे में कैबिनेट बैठक पे इसकी मुहर लग गई, यानी पंचायत चुनाव फिलहाल निरस्त कर दी गए। सिर्फ राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजने के बाद मुहर लगना बाकी है। मुहर लगने के बाद ये आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि चुनाव टल गए हैं। एक बार फिर राकेश के पास चलेंगे। राकेश, चूंकि अब जैसा कि आप बता रहे थे कि चुनाव जो है टलने को लेकर एक गहमा गहमी का माहौल जो है वो पंचायतों में बना होगा, क्योंकि वो ग्रामीण अंचल के वो लोग, पंचायतों के वो लोग जो चुनाव की उम्मीदवारी कर रहे थे, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल हम आगे की बात करें तो जैसे ही ये 2019 का जो अध्यादेश जो लागू होगा, 2019 का परिसीमन आरक्षण लागू होगा, और जो चुनावी कार्यक्रम जारी किया गया है 2014 की स्थिति में किया गया है। तो ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, आयोग के पास एक ही विकल्प बचेगा। विकल्प ये रहेगा कि जो वर्तमान स्थिति का जो पंचायत का चुनावी शेड्यूल है, इसे निरस्त करके नया शेड्यूल जारी करना होगा, क्योंकि जिन सीटों की जो स्थिति है, जो आरक्षण की स्थिति है, वो पूरी तरह बदल जाएगी। जो सीटें हैं महिला हैं वो पुरुष हो सकती है, पुरुष सीटें महिला आरक्षित हो जाएंगी। इसके साथ ही जो अन्य आरक्षण की स्थिति है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि 2019 का जब आरक्षण हुआ था तो 2014 की आरक्षण की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो ऐसे में अब विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और यदि वो सीट आरक्षित हो जाती है तो वो नामांकन तो वैसे ही उसका निरस्त माना जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिन लोगों ने अभी नामांकन दाखिल किया है उनके नामांकन पूरी तरह से शून्य घोषित होंगे जैसे ही चुनावी कार्यक्रम स्थगित होता है, और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया होगी। यानी सीधे तौर पर हम कहें, कम सरल शब्दों में कहें तो पंचायत चुनाव है स्थगित हो जाएंगे। इसे निरस्त ना कहें, यदि आयोग कोई विकल्प, कोई रास्ता निकालता है तो स्थगित हो जाएंगे, और फिर नए सिरे से पूरा चुनावी कार्यक्रम फिर जारी करना होगा। हालांकि इस बीच बात करें, संकट अभी यही नहीं है, क्योंकि 3 जनवरी को फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। उस दौरान जो है कोर्ट क्या दिशा निर्देश जारी करता है, तो जाहिर तौर पर है वो भी तमाम समीकरण समझना होगा। एक समीकरण यह भी रहेगा कि हो सकता है सरकार, चूंकि 2019 का परिसीमन जो आरक्षण
लागू हो गया है। सरकार के मंत्री इसके खिलाफ थे। सरकार के मंत्री कह रहे थे कि कमलनाथ सरकार ने अपनी मनमर्जी से परिसीमन कराया है। तो यह भी हो सकता है कि एक और आने वाले समय में एक और नया अध्यादेश लाकर सरकार नए सिरे से तमाम पंचायतों का परिसीमन कराए, उसके बाद नए सिरे से आरक्षण हो। यानी यदि यह स्थिति निर्भर होती तो चुनाव है काफी लंबे समय तक चले जाएंगे, क्योंकि यदि फरवरी तक चुनाव नहीं हुए तो मार्च में परीक्षाएं हैं। मध्य प्रदेश में परीक्षाओं के दौरान चुनाव नहीं होते हैं, तो जाहिर तौर पर है लंबी जो है कवायद इसमें अब आगे बढ़ने वाली। यानी कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव स्थगित हो रहे हैं, इस पर वह मोहर लग चुकी है, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। लेकिन आगे कब चुनाव होंगे फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब सरकार को अगला कदम राकेश, मैं गुजारिश करूंगा आपको रोकना चाहूंगा इस सवाल आपसे, क्योंकि अब जब एक तरफ पीएम मोदी ने अभी कुछ घंटे पहले अपील की थी, 1 घंटे पहले ही अपील की थी कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, हमें सावधानी बरतनी है। इसके 2 दिन पहले सीएम शिवराज ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। नरोत्तम मिश्रा 2 बार ही अपील कर चुके हैं कोरोना के संकट को लेकर। क्या माना जाए, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा या फिर कोरोना ओमिक्रॉन का संक्रमण क्या हावी रहा चुनाव टालने में? देखिए, सीधे तौर पर कहें कि कोरोना ठीक है एक अपनी जगह है, लेकिन जो मुख्य रूप से वजह रही है वो रही है ओबीसी आरक्षण। और वर्तमान स्थिति में जो चुनाव हो रहे थे, देखिए 6 जनवरी को पहले चरण का चुनाव था। सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और 3 जनवरी को अगली सुनवाई थी। यदि उस दिन यदि चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगती तो सीधे तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान करा देता। तो ऐसे में सरकार जो कह रही थी बार बार, ठीक है राकेश, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया साहब जुड़ के, सर बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजपाल सिसोदिया जी आपके पास में आऊंगा, क्योंकि अब जबकि बीजेपी कहा जाए कि सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार ये बात कह रहे थे कि मैं खुद अपील करूंगा, खुद बात करूंगा सीएम शिवराज से कि चुनाव टाले जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इन सबके बीच में एक तरह से आप ही के मंत्री का यह अनुरोध था, यह अपील थी, और उस पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को, सिसोदिया साहब? पार्टी चुनाव कराना चाहती थी जी, परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी मध्य प्रदेश के अंदर, ओमिक्रॉन वाला विषय तो है ही सही अपनी जगह कि यह तेजी हो रही है, हाई अलर्ट है उसको लेकर, परंतु जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य भी हुआ, कांग्रेस ने ओबीसी विषय को लेकर जिस प्रकार से न्यायालय में जाने का काम किया और एक बहुत बड़े समाज के उस वर्ग के साथ अहित करने का काम किया जिसकी इस चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए थी। तो हम जिस सिद्धांत को लेकर काम करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर और विकास के पथ पर आगे बढ़ने की जो हमारी अवधारणा है, उस अवधारणा में कहीं ना कहीं यह व्यवधान आ रहा था। जिस अधिनियम में हमने संशोधन करने का काम किया था और जिस अध्यादेश को लाने का काम किया था, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 का जो हम लेके आए थे, जिसके द्वारा वर्ष 2019 में किया हुआ परिसीमापन निरस्त हुआ था और 2014 के आधार पर चुनाव होना संपन्न हुआ था, परंतु कांग्रेस लगातार 4 बार कोर्ट में जाने का काम किया और कोर्ट ने उनको एंटरटेन नहीं किया। इसका अर्थ यह था कि वो अध्यादेश हम सही दिशा में लेके आए थे। उस अध्यादेश के बाद में 2014 के मान से भी अगर हम चुनाव करा रहे थे तो ओबीसी वर्ग को 25.8% आरक्षण मिल रहा था और उस आरक्षण के तहत ये चुनाव हो रहे थे, परंतु ओबीसी के अहित करने का काम विवेक तनखा जी और उनके एक पिटिशनर, 2 पिटिशनर जो कांग्रेस के नेता है, उन लोगों ने करने का काम किया। विवेक तनखा जी ने उसकी पैरवी करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट से जो नजीर पारित हुई, जो आदेश निर्णय पारित हुआ, उस निर्णय के तहत हम ओबीसी वर्ग को छोड़कर चुनाव कराना चाहते नहीं थे। तो उस दृष्टि से भी अगर हम देखा जाए तो इस अध्यादेश को वापस लेकर हमने उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि 2014 के बेस पर या 2019 के बेस पर, किसी भी बेस पर अगर चुनाव हो रहा था तो ओबीसी वर्ग को 25.8% लगभग 26% आरक्षण का लाभ मिल रहा था। अब ये अध्यादेश वापस लेने के बाद में अगर नए सिरे से फिर से आरक्षण भी होता है तो 27% मिलता है, उसमें कोई बहुत अंतर की बात नहीं होती है। परंतु बात यह है कि चुनाव को रोक कर और चुनाव से ओबीसी वर्ग जैसी एक बड़ी संख्या को बाहर करके कांग्रेस ने एक महापाप करने का काम किया है। कांग्रेस ने एक रायता फैलाने का काम किया है, उसे समेटने का काम सरकार में होने के नाते हमने करने का काम किया है। निश्चित मानिए
कि हम जिस विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो समाज के सभी वर्गों को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। इस देश के अंदर ईडब्ल्यूएस सामान्य निर्धन वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था भी अगर किसी ने करी है तो पहली बार हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने की है। 27% ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था को ठीक रामकिशोर करने का दोगने काम साहब भी भी किया, हमारे चर्चा में शामिल है। और दोगने जी आदिवासी आपके पास जनता की आऊंगा, ठीक है मौज मनाने सुधीर का जी काम आपके किया, पास तो वो आऊंगा भी मैं हमने बाद में। किया। दोगने जी का सवाल ले लूं जरा एक बार। बताइए भैया। जी अपनी प्रतिक्रिया रखें दोगने जी, क्योंकि सरकार का बड़ा फैसला है पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए देखिए कितने आज झूठ बोले जा रहे हैं ये राजपाल जी। आप देखिए हर बात में झूठ झूठ झूठ। आप बताओ ये सरकार कैसी सरकार है? इसने अन्याय किया था हर आदमी के साथ में, ओबीसी के साथ में, सबके साथ अन्याय करती जा रही है। आरक्षण दिया नहीं, 15 साल से सरकार चला रहे थे। ये सो रहे थे क्या ओबीसी की इतनी बात कर रहे हैं? तो ये कहां गए थे इनकी? चलिए सिसोदिया जी के पास वापस आऊंगा। दोगने जी तकनीक खामी भी चलते हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। सिसोदिया जी, चूंकि जिस तरह से अभी सरकार का एक बड़ा फैसला है, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उम्मीदवारी जता रहे थे, दाखिल जिन्होंने नामांकन कर दिया था, उन लोगों के ऊपर अब क्या इसका असर पड़ेगा सरकार का? क्योंकि अगर जब चुनाव नहीं हो सकते थे, सरकार ने तैयारी नहीं करी थी पहले से, तो यह अधिसूचना इसकी नहीं होनी थी। लेकिन जब अधिसूचना हो गई है, उस सब के बाद में तमाम कोशिशें हो गई है, पहले चरण का नामांकन भी हो गया है, उसके बाद टालना, ऐसे में एक असर जो है वो बेहतर नहीं पड़ता आम लोगों पर। राजपाल जी, चुनाव टालने का प्रयास नहीं किया, न सरकार की चुनाव टालने की मंशा रही जी। आप इस विषय को समझिए कि 2014 के बेस पे भी अगर चुनाव हो रहा था तो 25.8% ओबीसी को जो है आरक्षण उस चुनाव में मिल रहा था। हम सभी समाज के वर्गों को साथ में लेकर चुनाव कर रहे थे। इसी बीच में कांग्रेस पिटीशन में गई, हम नहीं गए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का वह एक केसला था जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आया था, उसके तहत दलील देकर और वो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय कर दिया कि भाई अब ओबीसी वर्ग जो है मध्य प्रदेश में वो सामान्य के साथ चुनाव लड़ेगा। अर्थात मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग अब जो है आरक्षण समाप्त उनका होने की स्थिति बनी थी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने ये घोषणा करी थी सदन के अंदर, अशासकीय संकल्प पारित किया था कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। हम ओबीसी वर्ग के बिना पंचायत चुनाव हो हम नहीं चाहते। दोगने जी अपनी बात कह रहे थे, बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करें दोगने साहब। आर के दोगने साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं हाँ, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपके तक? जी आ रही है जी। हेलो, आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि अन्याय कर रहे थे। आपने देखा चुनाव का सिस्टम ही पूरा खराब कर दिया इन्होंने। आपने स्टार्टिंग आप देखिए, स्टार्टिंग में जाइए, चुनाव ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद जिला अध्यक्षों का आरक्षण कर रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्षों का। आप भैया जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण कर रहे हैं, जनपद का क्यों नहीं कर रहे हैं? सरपंच का क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पंच का क्यों नहीं कर रहे हैं? जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्यों को क्यों नहीं कर रहे हैं? आप शुरू से ही इनने पंगा फंसाया था। और आपने देखा है, चैनलों ने बताया, कुछ टीवी चैनलों ने स्पष्ट बोला है कि सरकार अपनी जाल में खुद फंस गई उलझा के, और वो उलझा के खुद ने सरकार ने किया, भाजपा ने उलझाया इसको बिल्कुल। और ये आरक्षण का नया सिंगू पर लाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये चुनाव कराना होता तो आप परिसीमन कराते, आप उसका ये आरक्षण आरक्षण कराने के बाद चुनाव कराते। आप यहाँ 8 दिन में कराने की बात करें तो उस टाइम क्या हो गया था? आपको 8 दिन में उस टाइम करा लेते। पर ये कुछ नहीं करा रहा। इनको मालूम था कि कांग्रेस कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जाएगी, कांग्रेस के ऊपर ढोल देंगे, और अभी भी ढोलने का ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। ये इनको शर्म आना चाहिए। ये अगर कभी सैद्धांतिक बात करते तो ये सत्ता को नहीं गिराते। इन्होंने सत्ता को गिराया असंवैधानिक तरीके से। इसी तरह असंवैधानिक काम भी करना चाह रहे हैं आदमी के साथ में, जनता के साथ में। तो सब वर्गों का नुकसान हो रहा था। ये अच्छा निर्णय है, ठीक है, चुनाव जो रुके हैं, पर निर्णय के साथ तत्काल कराना चाहिए। अब 8 दिन में आप आरक्षण की बात कर रहे थे तो तत्काल 8 दिन में आप करिए और फिर घोषणा कीजिए। और पूरा का पूरा कांग्रेस ने 19 में आरक्षण किया, परिसीमन किया, सब पूरा सिस्टमेटिक काम किया था। उस काम को अपना लेते तो क्या फर्क पड़ रहा था आपको? ये आरक्षण कोई कांग्रेस नहीं करती है, आपके अधिकारी करते हैं, कलेक्टर करते हैं, आरक्षण या परिसीमन करते हैं। और आप देखिए, परिसीमन भी अगर होता है तो कोई एक वार्ड से उठा के कोई 10वें वार्ड को नहीं जोड़ दिया जाता, उसके आजू बाजू के वार्ड को जोड़ा जाएगा, आजू बाजू की पंचायत को जोड़ा जाएगा, आजू बाजू गाँव को जोड़ा जाएगा। कोई दूर नहीं जा सकते। भौगोलिक स्थिति देखकर ही राकेश लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आर के दोगने जी भी जुड़े हैं, राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़े हैं। राकेश, चूंकि अब सरकार का ये बड़ा ऐलान कि अब चुनाव निरस्त कर दिए जाएंगे, इन सब के बाद में मुहर लगना सिर्फ बाकी है, लेकिन आरोप जो है वो भी लगातार जारी है। आरोप बीजेपी पर, कांग्रेस पर है, कांग्रेस का बीजेपी पर है। राकेश, देखिए बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि आरोप जो है लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है राजपाल जी से।
राजपाल जी, आपने 2019 में जो कांग्रेस का परिसीमन और आरक्षण हुआ था उसको निरस्त किया था और आरोप ये लगाए गए थे कि 2019 का परिसीमन आरक्षण मनमानी तरीके से किया गया है, मनमानी तरीके से किया गया है। तो अब जो स्थिति बन गई है वो 2019 की बन गई है, तो आपने तो उसे ही दोबारा लागू कर दिया जिस पर आपको आपत्ति थी। देखिए, इसके अंदर जो अनियमितता और मनमानी हुई है वो तो अपनी जगह है। उससे हम अभी भी आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उस समय पे परिसीमापन राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से अनुकूलता के अनुसार, उनके स्वयं के राजनीतिक दल के अनुकूलता के अनुसार किया था। कई दूर दूर के 10-10 किलोमीटर दूर के गांव जो है ग्राम पंचायत में जोड़ने का काम किया था, जो कि भौगोलिक दृष्टि से कतई सही नहीं था। हमने आज उस अध्यादेश को वापस लेने का काम किया है, जिस अध्यादेश से वो परिसीमापन और वो आरक्षण निरस्त हुआ है। परंतु अभी आगामी कार्रवाई में आप देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं को भी सुधार करने का काम करेंगे जो अनियमितताएं कांग्रेस के समय हुई है। उसके लिए आगामी समय में इस अध्यादेश के वापस लेने वाला जो निर्णय है महामहिम के यहाँ से होना है। अभी सिर्फ कैबिनेट ने उसको करने का काम किया है। इसके साथ साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम जो है उचित तरीके से पुनर्विचार याचिका में अपना पुनर्विचार याचिका को तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाकर, और उसमें भी आंकड़े जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी वर्ग के हम प्रस्तुत करने वाले हैं, उसका भी कार्रवाई चालू हुई है। आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का काउंटिंग का काम चल रहा है, जो कि 7 तारीख तक करके राज्य निर्वाचन आयोग में सबमिट होने का काम होगा। मैं समझता हूं कि सरकार सभी पहलुओं पे एक साथ काम करने का काम कर रही है, और सरकार को सभी पहलुओं पे काम करना भी चाहिए, करना भी पड़ता है। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार का निर्णय कैबिनेट ने लिया वो स्वागत योग्य निर्णय है। इससे कई सारी जो भ्रांतियां और विशेष करके हमारे ओबीसी वर्ग तो ऐसे में माना जाए कि आप जो बात कह रहे हैं, भ्रांतियां चल रही है, उनको ठीक करने का काम होगा। जी राकेश जी, तो राजपाल जी, आप जो कह रहे हैं तो ये समझा जाए कि आप नए सिरे से फिर परिसीमन करने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 पर तो आपको आपत्ति है, तो फिर क्या नया अध्यादेश फिर आने वाला है, क्या लग रहा है? अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव करने का काम किया जो महामहिम की समक्ष प्रस्तुत होना है और वहां से निर्णय होना है। वो निर्णित हो जाए, उसके बाद आगामी बात हम कर पाएंगे। अभी एकदम से बात करना बहुत जल्दीबाजी होगी कि सरकार किस प्रकार से क्या करने वाली है। परंतु हम ये जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो हमारी मूल मंशा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ में उनका सबका समावेश करके और पंचायत चुनाव के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। हम उस बात के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी ने अशासकीय संकल्प में जो बात कही, सदन में जो भरोसा दिलाया, जो बात उन्होंने कही कि ओबीसी वर्ग के बिना इस मध्य प्रदेश की धरती पर पंचायत चुनाव हो, ये हम नहीं चाहते हैं, तो वह बात अक्षरशः सही करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमको उन पे विश्वास है, और उनकी कैबिनेट ने जो आज निर्णय लिया है उस निर्णय का हम जो है स्वागत करते हैं। हमारे साथ दोगुने साहब भी लगातार बने हुए हैं। राकेश, मैं दोगुने से सवाल लूंगा, क्योंकि अगर 2019 के परिसीमन के मुताबिक अगर चुनाव होते हैं तो ऐसे में तो आपकी जीत हुई दोगुने साहब। ये बिल्कुल जीत हुई है, और वैसे भी जीत हुई है। इनने अगर खारिज कर दिया, चुनाव का रोका है, तो इसमें भी जीत है हमारी, क्योंकि ये जो गलत तरीके से चुनाव करा रहे थे, ये बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई नगर पंचायतें बन गई, नगर पालिकाएं बन गई, उनमें पंचायतें चली गई है। उनको कहाँ जोड़ोगे आप? 2014 के बाद से नगर पंचायतें नगर पालिका बनी है, वो बेचारे गाँव कहाँ जाएंगे? उनको हटाया, और जो एक सिंगल गाँव रह गया, कोई कुछ रह गया, तो ये कैसे एडजस्ट करते? इन्होंने पहले ही गलत तरीके से चुनाव घोषित किया था, और उसमें ये कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन लिया। ये इसको सही जगह पे आ रहे हैं, और 19 का परिसीमन बहुत सही है, उस पर कराना चाहिए। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया हुआ परिसीमन किसी पार्टी का नहीं होता, सरकार का होता है, और सरकार में बैठे अधिकारी ही करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर का जोड़ दिया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है क्या? भाई अधिकारी बैठा देख रहे हैं, वो बाएं से दाएं हो सकता है, गांव बाएं में होगा और दाएं में होगा, तो एक बाएं को जोड़ दिया होगा, दाएं छूटा होगा, बस इतना अंदर आ सकता है। तो ये थोड़ी होता है, भौगोलिक स्थिति में होता है। तो ये गलत आरोप लगा रहे हैं, और कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस ने ये चुनाव जो रोका गया है और गलत तरीके से करा रहे थे, इसका हम विरोध कर रहे थे, तो ये हमारा विरोध निश्चित और सक्षम हुआ है। राकेश का रुख कर लेंगे। राकेश, चूंकि निवाड़ी जिले की हम बात इसके पहले कर रहे थे, कुछ ग्राम पंचायतों की हम बात कर रहे थे जो कि जिनका गठन अभी हाल ही में हुआ है, उन पर कौन सा परिसीमन लागू होगा, ये पेज सबके सामने था, सवाल मेरे सामने भी था, आपके सामने भी था, लेकिन अब क्या स्थिति स्पष्ट हो सकेगी? देखिए, जाहिर तौर पर है 2019 का परिसीमन और 2019 का आरक्षण जैसे ही राज्यपाल के अध्यादेश पर साइन होते हैं वो मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। और जिस तरह से देखिए कांग्रेस कह रही कि हमारी जीत हुई है, लेकिन मेरा दोगुने साहब से एक सवाल है। आप तो बार बार कहते रहे थे कांग्रेस तो कोर्ट गई नहीं है, आप बचते क्यों रहे? कोर्ट देखिए, आप सीधे तौर पर कहें तो आपके विवेक तनखा
आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं सैयद जाफर, जो आपकी पार्टी के मीडिया उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती रही कि कांग्रेस कोर्ट नहीं गई, क्यों बचते रहे आप? नहीं, देखिए, कोर्ट गए, हम लोगों ने बताया कि हम परिसीमन और उसके लिए गए हैं। इन लोगों ने मुद्दा आरक्षण का उठा दिया। भाई, परिसीमन आपने गलत किया, उसके लिए गए हैं। इसके अलावा चक्रानुपात से आरक्षण होना चाहिए, उसको लेकर गए थे। हम कोई आरक्षण या ओबीसी के आरक्षण के लिए नहीं गए थे, पर इन्होंने उल्टा उलझाया ओबीसी आरक्षण को लेकर और उसको मुद्दा बनाकर ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे और पूरी तरह से लोगों को गुमराह कर रहे थे। उसमें ये अपनी खुद की चाल में खुद फंस गए हैं। आज ये स्थिति स्पष्ट हो गई है और ये फंसते जा रहे हैं आगे भी। चलिए ठीक है, दोगले जी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के नेता लगातार बने हुए हैं। राकेश, आप भी लगातार बने रहिए, रुकेंगे। हम चर्चा कर रहे थे, बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश भी लगातार बने हुए भोपाल से हमारे साथ में। बीजेपी के नेता राजपाल जी के पास में एक बार फिर आऊंगा, चूंकि सवाल आपसे लेना है। राजपाल जी, बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि अब जब सरकार ने, आपकी कैबिनेट ने मुहर लगा दी, अब सरकार में है, राज्यपाल के पास अब जाएंगे, मुहर लग जाएगी, उसके बाद में जो अधिसूचना जारी होगी, यानी पूर्णतः चुनाव निरस्त कर दिए जाएंगे, क्या उसका एक साइड इफेक्ट उन ग्रामीण अंचल के लोगों पर पड़ेगा जो पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं या जो उम्मीदवारी कर रहे थे या जो 7 सालों से तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें खबर मिलेगी कि चुनाव टल दिए गए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा उन पर? नहीं, निश्चित तौर पर देखो, कांग्रेस यहाँ 2 तरह की बात कर रही है। आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा, उसके पहले मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो बोल रहे थे वो भी मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि अभी तक वो कोर्ट नहीं गए थे, पर अब वो जीत गए। अभी तक वो चुनाव रोकना नहीं चाहते थे, परंतु आज ये अध्यादेश वापस लेने से चुनाव रुकने का मार्ग प्रशस्त होता है, तो वो जीत गए। मतलब ये किस तरीके की 2 तरह की बातें? वो कहते हैं कि वो आरक्षण को लेके नहीं गए थे, वो रोटेशन को लेके गए थे। तो क्या रोटेशन और आरक्षण एक दूसरे के पूरक नहीं है? मतलब ये 2 तरह की बात कांग्रेस जो कर रही है, इस 2 तरह की बातों की वजह से ही ये भ्रम और इस प्रकार की स्थिति बनने का काम हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर कोई डिसीजन होता है तो कौन से केस लॉ उस दिन लागू होता है? वो केस लॉ लागू होता है महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट वाला। तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण वाला विषय उस समय तय हुआ था 1 वर्ष पूर्व, कांग्रेस उसके खिलाफ कहीं गई? नहीं गई। क्या उस केस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने कोई अपील या पुनर्विचार किया? नहीं किया। तो ये कांग्रेस 2 तरह की बात करने का जो काम कर रही है प्रदेश के अंदर और यहाँ की स्थिति को बिगाड़ने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को पुनर्विचार करना चाहिए और अपना एक स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो चुनाव चाहते थे या चुनाव निरस्त कराना चाहते? राकेश लगातार बने हुए, राकेश के पास एक बार फिर आएंगे। राकेश, चूंकि अभी बीजेपी के नेता साहब कह रहे थे, प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि कांग्रेस कोर्ट नहीं गई है, और अगर गई है तो किस मुद्दे को लेकर गई है। मेरा सवाल है आपके माध्यम से दोगले जी से कि क्या कांग्रेस गई थी कोर्ट? ठीक है, विवेक तनखा साहब हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। तनखा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब सरकार का यह बड़ा फैसला, कैबिनेट की बड़ी मोहर, किस तरह से देखेंगे आप सरकार के इस फैसले को? ये 10 दिन पहले कर देते, जब हमने पिटीशन लगाई थी, तो इतना सब एक्टिविटी होती नहीं जी। इतना किस प्रकार का अनर्गल संवाद हुआ, हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि संविधान की को सम्मान दीजिए, संविधान के अकॉर्डिंग अपना काम करिए। क्या ये बोलना अपराध है क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस टाइम, जिस प्रकार से बीजेपी ने हम लोग पे अटैक किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। हम एक सभ्य समाज में हैं और सभ्य समाज में जो संवाद होता है वो सभ्य वे में होता है। और अगर उनको लगता है इससे उनको राजनीतिक गेन हुआ है, तो मेरे को तो नहीं लगता वो ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी आजकल समझती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है। क्या माना जाए इससे? आपकी सत्य की, संविधान की जीत माना जाए? मैं तो मानता हूँ, मैं तो शुरू से आपसे बोलता हूँ ये बात। आप कोर्ट गए थे, आपने अपना पक्ष रखा था, संविधान का पक्ष रखा था, सत्य की आप बात करते आए हैं। मानहानि का दावा भी आपने किया था। इसीलिए किया क्योंकि वो अनर्गल बातें मेरे बारे में बोल रहे थे और वो विच वाज मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। और मैंने कभी इन लोग के बारे में अनर्गल बात नहीं की। मैं तो ऑलवेज संविधान की बात कर रहा था। मैं कह रहा आप कानूनी दृष्टिकोण से गलत हो। आज हजारों लाखों लोगों की महत्वाकांक्षा को आप खत्म कर रहे हो जो संविधान ने दी है रोटेशन के माध्यम से। अब आज वो सब बातें फिर सामने आएंगी। अब इनको जो भी इसके बाद चुनाव कराएंगे संवैधानिक रूप से कराने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। मैं तो इसका स्वागत करूंगा। आने वाले वक्त में अब अगर चुनाव कराते हैं या सरकार अध्यादेश लेकर आती है या 2014 के मुताबिक चुनाव कराने पर फिर से सरकार बाध्य होती है, तो क्या दोबारा आप कोर्ट जाएंगे? अब तो वो अध्यादेश खत्म हो गया ना, तो अब तो फिर से
जो तो देश का कानून लागू हो गया। अभी तक बीजेपी का कानून लागू था, अब देश का कानून लागू हो गया। देश का कानून ये कहता है कि जब भी आप चुनाव कराएंगे आपको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन और रोटेशन दोनों चीज कराना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक तनखा साहब हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए।